नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान के गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के अनुसार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है। सालों से पाकिस्तान इस बात को नकारता आया है कि इस्लामाबाद ने ही दाऊद को कंट्री में शरण दे रखी है। हाल ही में पाकिस्तान ने 88 टेररिस्ट की लिस्ट जारी करी है और इन पर सैंक्शंस लगाए गए हैं, जिसमें मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद का भी नाम है। सो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को और जानेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। पाकिस्तान ने 88 टेररिस्ट की लिस्ट जारी कर उन पर सैंक्शंस क्यों लगाए हैं, आखिर इस्लामाबाद का इसके पीछे क्या मोटिव है और एफएटीएफ का क्या मामला है, हम सब कुछ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशिया सिंघल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 88 टेररिस्ट के नाम का एक डॉक्यूमेंट जारी करा है और डॉक्यूमेंट भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा है और उन पर खूब रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। गवर्नमेंट डिटेल्स के अनुसार उनका बैंक अकाउंट, उनकी प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में है उसे सीज कर लिया गया है और उनके ट्रैवलिंग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उनके पासपोर्ट्स जब्त कर लिए गए हैं। इस लिस्ट में बहुत से टेररिस्ट का नाम है, जैसे हाफिज सईद जो लश्कर ए ताइबा का फाउंडर है, मसूद अजहर लखवी, और इसमें एक नाम बहुत तेजी से वायरल हुआ है, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, जो इंडिया में 1993 मुंबई ब्लास्ट का दोषी है। और इंडिया ने बहुत बार पाकिस्तान से कहा है कि दाऊद इब्राहिम को हमें सौंप दें, क्योंकि मुंबई ब्लास्ट में इसने 250 से ज्यादा लोगों की जानें ली और कितने ही लोगों को घायल कर दिया था। तो ये इंडिया का दोषी है, हम इसे सजा देना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने दाऊद के कराची एड्रेस का भी पता दिया है और भी अन्य एड्रेस का पता दिया है जहां वो रहता है। ठीक है, तो कराची के वो व्हाइट हाउस में रहता है और पाकिस्तान ने इस बार ये भी स्वीकारा है कि दाऊद ही मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था। ठीक है, और इसमें बहुत सारे उसके जो भी इन्होंने 5 पासपोर्ट उसे दे रखे थे उनको भी जब्त कर लिया गया है। हालांकि इस लिस्ट के जारी करते ही बाद में जो पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय है उसने ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि टेररिस्ट का कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है फंड्स पर। और बाद में पाकिस्तान ने इतना भी कहा कि हमें नहीं पता कि दाऊद कराची में है या कहीं और रहता है, हमने सिर्फ वही लिस्ट जारी करी है जिन टेररिस्ट को यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में रखता है। ठीक है, ये तो बात हुई लिस्ट की, जो भी था ठीक है, उसने लिस्ट जारी करी और हमने आपको बता दिया। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान ने ये लिस्ट जारी करी ही क्यों, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए ही क्यों? पाकिस्तान का, इस्लामाबाद का इसके पीछे क्या इंटरेस्ट है, क्या मोटिव है? देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान पहले ही इतने कर्जे में डूबा है, इकोनॉमी बिल्कुल खराब है, बिल्कुल गड्ढे में जा चुकी है, तगड़े बीओपी क्राइसिस से गुजर रहा है। ठीक है, और उस पे पाकिस्तान जून 2018 से एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में है। देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो 2 लिस्ट जारी करता है, ग्रे और ब्लैक। आप मुझे बताइए कि ब्लैक लिस्ट में अभी तक कौन से कंट्रीज हैं? चलो, एक कंट्री का नाम मैं बता देती हूँ, नॉर्थ कोरिया। दूसरा कौन सा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। तो इससे क्या, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लिस्ट में आ जाने से क्या होता है? देखिए, हम पूरी स्टोरी की बात करते हैं। जून 2018 में पेरिस बेस्ड एफएटीएफ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था और इससे जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बुरी तरह खराब हो गई। इकोनॉमी और गड्ढे में चली गई, और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। और जब ब्लैक लिस्ट में आ जाए, क्योंकि एफएटीएफ चेतावनी दे रहा है कि हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे जल्द ही। ठीक है, अगर आपने जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनकी पूर्ति नहीं की, हमारे जो गाइडलाइंस हैं, हमारे दिशा निर्देश हैं, उन्हें नहीं माने, उनको आपने कंप्लाइड नहीं किया, तो हम आपको जल्द ही ब्लैक लिस्ट के कटघरे में लाकर खड़ा कर देंगे। और ब्लैक लिस्ट में आने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी वो चरमराएगी कि वो पाकिस्तान खुद भी नहीं सोच सकता। ठीक है, तो एफएटीएफ के बारे में ही सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, एफएटीएफ एक पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 39 मेंबर कंट्रीज हैं और इसे क्या है, G7 कंट्रीज ने फाउंड किया था। पहले G8 था, रशिया इसका पार्ट था, लेकिन रशिया को बाद में हटा लिया गया था, तो इसलिए G7 कंट्रीज का इनिशिएटिव है। तो G7 कंट्रीज में किनके नाम आते हैं कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बताइए। देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इंडिया भी एक मेंबर है, चाइना भी है, टर्की भी है और बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि पाकिस्तान की भी साइड लेते हैं और उसे ब्लैक लिस्ट में जाने से बचा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो 1989 में बनी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसका मैंडेट है, शासनादेश होता है
वो है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों को रोकेंगे, उनके खिलाफ काम करेंगे। लेकिन 2001 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपना दायरा बढ़ाकर इसमें टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड कर लिया था। टेररिज्म फाइनेंसिंग होता है जैसे अगर कोई कंट्री टेररिस्ट को फंड कर रहा है तो इन एक्टिविटीज को रोकना, राइट। तो FATF का उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटीज को रोकेंगे और जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए खतरा बन सकती हैं, ठीक है। तो जो FATF है वो इनके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाता है, पॉलिसीज बनाता है, और जो कंट्रीज ऐसी एक्टिविटीज को बढ़ावा देता है उन्हें FATF पनिश करता है, इन्हीं 2 लिस्ट में डालता है। सबसे पहले ग्रे लिस्ट में डालता है, उन्हें चेतावनी देता है कि आप सुधर जाओ, हमारी जो 27 पॉइंट गाइडलाइन है उन्हें मान लो, उन्हें कंप्लाई कर लो, तो हम आपको लिस्ट से हटा देंगे। लेकिन पाकिस्तान को ये चेतावनी मिल रही है, ये धमकी मिल रही है FATF से अब कि हम जल्द ही आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। उसको 2 साल का टाइम दिया गया था, जून 2020 तक का, लेकिन कोरोना वायरस के चलते उसकी डेट बढ़ा दी गई और उसके पास अक्टूबर 2020 का टाइम आ गया। मतलब पाकिस्तान के पास अक्टूबर 2020 तक का टाइम है कि वो अपने आप को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल ले या फिर ब्लैक लिस्ट में आ जाए, ठीक है। US ने बहुत बार कहा भी है कि अगर आपने टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नहीं रोकी तो हम आपको जरूर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। खैर, सभी का डिसीजन होता है और चाइना जैसी कंट्रीज हमेशा पाकिस्तान को बचा ले जाती हैं, ठीक है, उसे हमेशा रोक देती हैं। तो ठीक है, अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि पनिश करता है और सब कुछ होता है। तो जो इसमें क्या है कि FATF ने पाकिस्तान से कहा भी है कि अगर हमारे दिशा निर्देश की पालना नहीं करते हैं तो हम आपको ग्रे लिस्ट से निकालकर ब्लैक लिस्ट में पहुंचा देंगे, ठीक है। तो ब्लैक लिस्ट में पहुंचने से क्या होगा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति आ जाएगी पाकिस्तान के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हो जाएंगी उस पर, ठीक है। ऐसी रिस्ट्रिक्शंस कि पाकिस्तान जैसी कंट्री, पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही इतनी खराब है, वो बिल्कुल भी इस बात को झेल नहीं पाएगी, ठीक है। तो उसकी इकोनॉमी पूरी तरह चरमरा जाएगी। इसी एक्शन के चलते, इसी FATF की धमकी के चलते पाकिस्तान ने ये लिस्ट जारी करी है, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। और टेररिस्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाकर दिखाया है कि हम टेररिस्ट को रोकते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज को हम आगे नहीं बढ़ावा देते हैं, हम उन पर लगाम देते हैं, ठीक है। तो ये था एनालिसिस टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड, और जो भी पाकिस्तान ने 88 पॉइंट लिस्ट जारी करी है टेररिस्ट की, उससे रिलेटेड। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आपके क्या सुझाव हैं, आप क्या सोचते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया है। वैसे आपको समझ आ ही चुका है, लेकिन फिर भी आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।